Hi everyone, welcome you all on Law Beta. Today again in this lecture I'm back with a topic of interpretation of statutes where we'll be discussing the two major subheadings, that is the construction of taxing statutes and the construction of the penal statutes. राइट तो ये बेसिकली दो कैटेगरी दो डिविजन्स में है ये हमारा लेक्चर. पहले हम लोग देखेंगे कि टैक्सिंग स्टैट्यूट्स क्या होते हैं और उनका किस ढंग से कंस्ट्रक्शन होता है. मैं बता दूं ये दोनों ही तरीके के स्टैट्यूट स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन से इंटरप्रेट किए जाते हैं. तो हम इसी लेक्चर के दौरान जानेंगे कि स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन रूल क्या होता है. ठीक है, जब टैक्सिंग स्टैट्यूट हो जाएगा उसके बाद देयर आफ्टर वील डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ penal statute and how it is being construed. So without wasting any more time, let's begin with the taxing statute. So tax is imposed by the state for raising its general revenue. This we all know. Tax जो है state द्वारा impose किया जाता है और वो उनका general revenue generate करता है. Right? Tax is considered as the main source of the revenue of the state. The statutes which are dealing with the tax are termed as a taxing statute and they are also known as the फिजिकल स्टैट्यूट. और वो सारे स्टैट्यूट्स, वो सारे लेजिस्लेशंस, वो सारे इनेक्टमेंट्स जो कि टैक्स से रिलेटेड हैं, यू नो, स्टैट्यूट्स विच आर डीलिंग विद टैक्स, दे आर नोन एज द टैक्सिंग स्टैट्यूट्स और उनको फिजिकल स्टैट्यूट भी कहते हैं. ओके, द टैक्सिंग स्टैट्यूट्स आर दोज विच इम्पोज द टैक्सेस ऑन इनकम और अदर काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स. तो टैक्सिंग स्टैट्यूट्स कौन से स्टैट्यूट्स हुए? ये वो स्टैट्यूट्स हैं, ये वो लेजिस्लेशंस हैं जो कि डिफरेंट टाइप और कैटेगरी ऑफ इनकम के ऊपर टैक्सेस इम्पोज करती है. ठीक है, एंड जो भी और ट्रांजैक्शंस विद इन द स्टेट होती है, ठीक है, या फिर विद इन अदर कंट्री होती है, डिफरेंट इसके प्रोविजंस हैं. तो बेसिकली दैट डील्स विद द टैक्सिंग इम्पोजिशन अपॉन द डिफरेंट इनकम्स विद इन द स्टेट. तो दैट इज व्हाट द स्टैट्यूट डील्स विद and this is known as the taxing statute. जैसे इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हुए? इनकम टैक्स एक्ट, गिफ्ट टैक्स एक्ट, वेल्थ टैक्स एक्ट, these all are the examples of fiscal और the taxing statutes. ठीक है ना, चीज़ें बहुत simplified language में लिखी हैं. You yourself getting all of them very easily, I'm very sure. The object of such statutes is to collect the revenue from the people to run the government. तो इस तरह के statutes, that is the taxing statutes, उनका क्या objective होता है? You know, what is the purpose behind formulating them? So the basic purpose is to collect the revenue from the people of the country to run the government. Obviously बात है, government कैसे run करेगी? जितने भी public welfare के काम हैं, public policy की जितने भी heldings हैं, how will they be performed by the government? So that is done through the main source of income, that is the tax being collected by the citizens of the country. So वो जो revenue generate किया जाता है in the form of tax which is imposed upon the people, that is the primary objective of the statutes, the taxing statutes. Tax is the source of income of the state. The money so collected is utilized for the welfare activities of the people. वही मैंने बताया, टैक्स जो है स्टेट की मेन सोर्स ऑफ इनकम है और जो भी मनी इन द फॉर्म ऑफ टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो यूटिलाइज किया जाता है आम जनता की ही, जो भी देशवासी हैं उनके लिए वेलफेयर एक्टिविटीज़ में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी प्लान्स होते हैं, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए. राइट, we are having a case here, Hansraj and Sons versus State of Jammu Kashmir. So in this it was held that the taxing statute should be interpreted strictly. यहाँ stricted नहीं है, strictly. इस केस में ये बोला गया कि जितने भी टैक्सिंग स्टैट्यूट्स होते हैं उनको हमको स्ट्रिक्टली ही इंटरप्रेट करना चाहिए या स्ट्रिक्टली ही हमको कंस्ट्रू करना चाहिए. अब देखिए, अभी तक विद इन द 4 minutes मैंने अभी तक जितना भी आपको टैक्सिंग स्टैट्यूट के बारे में बताया, यहाँ पे कहीं भी कंस्ट्रक्शन या स्ट्रिक्ट या लिबरल इन सब चीज़ों की चर्चा नहीं हुई थी. तो अब हमारा इस केस में ये बोला गया कि जितने भी टैक्सिंग स्टैट्यूट्स हैं हम उनको स्ट्रिक्ट रूल के बेसिस पे इंटरप्रेट करेंगे. वेयर एवर एनी एम्बिग्विटी अराइज, वेयर एवर एनी कॉन्ट्रडिक्शन अराइज, वहाँ पे हम इसको स्ट्रिक्टली कंस्ट्रू करेंगे या इंटरप्रेट करेंगे. तो अब हम जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन क्या होता है. सो हियर द मीनिंग ऑफ स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट हैज़ बीन एक्सप्लेन बाय लॉर्ड केंट्स. तो डू रिमेंबर दिस थिंग, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो रूल है स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन का, एंड स्पेसिफिकली दैट
all the taxing statutes will be constructed strictly. This has been explained by Lord Keynes. तो याद रखना ये Lord Keynes ने इस चीज़ को explain किया है. As according to him, if the person sought to be taxed comes within the letter of law, he must be taxed however or whosoever great the hardship may appear. इनके अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन टैक्सिंग कैटेगरी में आ रहा है, उस लिस्ट में आ रहा है कि हाँ दिस पर्सन और द प्रोविजन ऑफ टैक्स विल बी इम्पोज अपॉन दिस पर्सन विद इन द लेटर ऑफ लॉ, तो वो पर्सन टैक्स किया जाएगा, उसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाएगा उसकी इनकम के ऊपर, नो मैटर व्हाट क्या सिचुएशंस है, ही इज एबल टू पे, ही इज एबल नॉट टू पे, व्हाटएवर हार्डशिप्स अपीयर, बट इफ हिज नेम इज कमिंग विद इन द लिस्ट ऑफ दैट letter of law, then he would be definitely taxed. This is what the strict construction of taxing statute says. ठीक है ना. लिबरल होता तो वहाँ पे होता कि हाँ हार्डशिप अराइज हुई, then the situation would be different. But here we are applying the strict construction. Therefore, that particular person who is coming within the list of letter of law to be taxed, he must be taxed as per the rules and regulations. Right? We are having one more case here, that is a district registrar and collector Hyderabad versus Canara Bank. So in this, Supreme Court held that the remedial statutes and the statutes which have come to be enacted on demand of public policy generally receive a liberal interpretation. However, the taxing statutes cannot be classed as such because they operate to impose burdens upon public, therefore they must be construed strictly. तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बोला, जैसे कि रेमेडियल स्टैट्यूट्स हो गए, दोज स्टैट्यूट्स विच स्पेसिफिकली डील्स विद द डिफरेंट रेमेडीज, या फिर वो सारे स्टैट्यूट्स हो गए जिसको पब्लिक पॉलिसी के रीज़न के बिहाइंड पब्लिक ने डिमांड किया कि फॉर दिस पर्टिकुलर रीज़न वी नीड दिस लॉ, वी नीड दैट लॉ, तो वो जो उस डिमांडिंग स्टैट्यूट है या जो भी रेमेडियल स्टैट्यूट्स है, ये जो कैटेगरी ऑफ स्टैट्यूट्स हैं, इनमें जनरली लिबरल इंटरप्रिटेशन रूल लगाया जाता है. पर ऐसा स्टैट्यूट जो कि टैक्स से रिलेटेड है, मीन्स अ टैक्सिंग स्टैट्यूट, उसको हम इस कैटेगरी में मतलब लिबरल इंटरप्रिटेशन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिकॉज सच स्टैट्यूट्स ऑपरेट टू इम्पोज अ बर्डन अपॉन द पब्लिक. ये पब्लिक के ऊपर एक बर्डन इम्पोज कर रहा है दैट यू हैव टू पे द टैक्स. तो वहाँ पे हम लिबरल नहीं हो सकते, अदरवाइज सिस्टम विल फेल. Therefore, it is important that such a statute must be construed with the strict rule manner. Right? This was what held in the particular case of district registrar versus Canara Bank by the Supreme Court. ठीक है, आई होप अब मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को व्हाट इज स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन, व्हाट इज टैक्सिंग स्टैट्यूट्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. वेरी सिंपल, थिंग्स आर वेरी इजी. इट्स जस्ट यू नीड टू रिमेंबर व्हाट आर द इंपॉर्टेंट केसेस, व्हाट इज द प्रिंसिपल सेज, व्हाट आर टैक्सिंग स्टैट्यूट्स, है ना. ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. देयर इज वन मोर केस, Tata Consultancy Services versus State of Andhra Pradesh 2005. So in the Supreme Court observed, although normally taxing statute is to be strictly construed, but when statutory provision is reasonable and close to only one meaning, the principle of strict construction may not be adhered. But देखिए इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि the general rule is कि जो भी टैक्सिंग स्टैट्यूट है वो आप स्ट्रिक्टली ही कंस्ट्रक्ट करेंगे. ठीक है, जो भी उसका कंस्ट्रक्शन करना है, जो भी उसके प्रोविजंस को आपको इंटरप्रेट करना है, वो आप स्ट्रिक्ट रूल के अकॉर्डिंग ही करेंगे. लेकिन जहाँ पे उस स्टैट्यूट के प्रोविजंस जो हैं रीजनेबली जब हम उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करती है कोर्ट, तो वो दैट इज़ वेरी क्लोज टू ओनली वन मीनिंग. वहाँ पे ऑल्टरनेटिव या चॉइसेस की क्वेश्चन ही नहीं अराइज हो रहा है, वहाँ पे कोई एम्बिग्विटी अराइज नहीं हो रही कि यार देयर आर लॉट ऑफ मीनिंग्स डिराइविंग और उसमें समझ नहीं आ रहा है कि बेस्ट कौन सा वहाँ पे अप्लाई किया जाए. तो जहाँ पे दिख रहा है कि हाँ एक ही मीनिंग डिराइव हो रहा है इन द केस ऑफ द क्वेश्चन, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ही किया जाए, उसको हम नेग्लेक्ट या इग्नोर भी कर सकते हैं. The condition is that the provision is reasonable close to only one meaning. अगर ये चीज़ है then Supreme Court says that the principle of strict construction may not be adhered. Right? I hope it is clear. Now there is a specific heading of the principle of strict construction of the taxing statutes. So what does it say? The fundamental principle of strict construction of taxing statute is that क्या कहता है fundamental principle? That any person who is liable to pay the tax in according with the
charging sections must pay the tax irrespective of any hardships or inconvenience. तो भाई हमने अब तक इतना सब कुछ में यही जाना कि जो जनरल फंडामेंटल प्रिंसिपल है रिगार्डिंग द स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट वो यही है कि जो भी पर्सन लाइबल है एज पर द चार्जिंग सेक्शंस विद इन द स्टैट्यूट दैट दिस और दैट पर्सन विल बी लाइबल टू पे द टैक्स, देन वट एवर हार्डशिप में अराइज उस पर्सन को टैक्स पे करना होगा टू द स्टेट. Whereas a person not so liable cannot be pulled within the scope of law by giving a wider interpretation to the language. और यहाँ पे ये भी है इस प्रिंसिपल में कि अगर वो पर्सन लाइबल नहीं है एज पर द चार्जिंग सेक्शंस तो नो कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी और द राइट कि वो किसी ऐसे पर्सन को पुल इन कर ले विद इन द स्कोप ऑफ दिस स्टैट्यूट जो कि लाइबल है भी नहीं एज पर द चार्जिंग सेक्शंस. तो कोर्ट को वो वाइडर इंटरप्रिटेशन का डिस्क्रिशन नहीं है. आप लैंग्वेज के स्ट्रिक्टली अप्लाई करेंगे, जो लैंग्वेज कह रही है, जो चार्जिंग सेक्शन है, जो प्रोविजंस में प्रोवाइडेड है उसी को ही कंस्ट्रक्टर इंटरप्रेट करना है. वाइडर इंटरप्रिटेशन का बैक लेके वी कैन नॉट पुल इन एनीबडी हु इज इवन नॉट बीइंग लायबल टू पे द टैक्स. सो सिर्फ वही व्यक्ति को के ऊपर इम्पोजिशन लगाया जाएगा टू पे द टैक्स हु इज as per the provisions of the taxing statute is liable to pay the tax, so on, right? So ये आपका basic fundamental principle है regarding the strict construction of the taxing statute. The taxing statutes cannot be interpreted on any presumptions or assumptions. They must be interpreted in the light of what is clearly expressed. Nothing can be implied or imported. इसका एक important और provision है regarding this स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन कि टैक्सिंग स्टैट्यूट्स को इंटरप्रेट करते वक्त आप कोई भी तरीके के प्रिजम्पशंस नहीं लगाओगे, कोई एजम्पशंस नहीं कंसिडर करोगे. वट एवर इज देयर रिटन क्लियरली, जो भी एक्सप्रेस किया है स्टैट्यूट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उसी को, उन्हीं वर्ड्स को इंटरप्रेट करना है. कुछ भी इम्प्लाई नहीं करना, कुछ भी अपने आप से इम्पोर्ट नहीं करना, कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं करना, कुछ भी प्रिज्यूम नहीं करना है. राइट, दिस इज वॉट द एस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ taxing statute. The proper course is construing the taxing statute is to give a fair and a reasonable construction to their language without leaning to one side or other. Also, you cannot have a biased construction. आप किसी पर्टिकुलर एक प्रोविजन या किसी एक पार्टी की तरफ ध्यान देते हुए या लीन डाउन होते हुए आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो प्रोविजंस का. यू हैव टू बी very fair and reasonable. You have to do the construction in a very fair and a reasonable manner. This is also one of the key important aspect of such a construction rule. But keeping in mind that no tax can be imposed without words clearly showing the intention to lay the burden. वही मैंने बोला कि जब चार्जिंग सेक्शन में या प्रोविजन में नहीं मेंशन है कि ऐसा पर्सन नहीं लाइबल है टू पे द टैक्स, तो हम उसको वाइडर इंटरप्रिटेशन करते हुए उसको विद इन द चार्जिंग सेक्शन कवर नहीं करेंगे. उसके ऊपर टैक्स पे करने का बर्डन जो है वो ले डाउन नहीं किया जाएगा. जो वर्ड्स में क्लियरली मेंशन है, जो उसकी इंटेंशन, लेजिस्लेचर की इंटेंशन डिराइव कर रहा है, सिर्फ उसी पर्सन्स को या उन्हीं कैटेगरी ऑफ पर्सन्स को जो है ये बर्डन जो है इम्पोज किया जाएगा. राइट, the ambiguous words to be construed in the favor of taxpayer. There is one more aspect regarding this particular construction of taxing statute, that कि अगर कोई भी एम्बिग्विटी अराइज हो रही है या फिर जो भी प्रोविजन इन क्वेश्चन है उसके मोर देन वन मीनिंग सामने आ रहे हैं एंड वी हैव टू इंटरप्रेट दैट व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल मीनिंग टू बी एप्लीकेबल. तो वहाँ पे वो वाला कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, वो मीनिंग को इंटरप्रेट किया जाएगा विच बेस्ट फेवर्स द टैक्स पेयर. जो टैक्स पे कर रहा है उसके फेवर में जो बेस्ट इंटरप्रिटेशन है उसको हम कंस्ट्रू करेंगे वाइल resolving any ambiguity arise therein. Where the words of taxing statutes are reasonably acceptable to several meanings resulting in the alternative construction, then such construction should be adopted which is advantageous to the taxpayer. Right? I hope it is clear. Now, there is last case, then we are done with the taxing statute. The case of Union of India versus Onkar Kanwar. So in this it was held that where two views are possible, the one in favor of assessee must be adopted. तो अगर किसी भी क्वेश्चन एंड डाउट है रिगार्डिंग अ प्रोविजन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट और वहाँ पे दो व्यूज़ आ रहे हैं या दो से ज़्यादा मीनिंग्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे वो वाला फेवरेबल होगा विच इज़ इन फेवरेबल टू द असेसी, मतलब द पर्सन हु इज़ सपोज टू पे द टैक्स.
राइट, जिसके बैलेंसेस, जिसकी ट्रांजेक्शन्स असेस्ड होंगी एज पर द प्रोविजंस ऑफ द टैक्सिंग स्टैट्यूट, सो उसके फेवर में जो ओपिनियन होगा, जो मीनिंग होगा, दैट वुड बी अप्लाइड देयरइन. ओके, तो ये हो गया टैक्सिंग स्टैट्यूट कैसे कंस्ट्रू होता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन. आई होप इट हैज़ बीन वेरी क्लियर टू यू. कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा. लेक्चर कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा. इसका PDF चाहिए या किसी भी और टॉपिक का, सब्जेक्ट का, तो हमारी ईमेल ID या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं. सभी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं. ठीक है, पढ़ते रहें. अब जो इसका जो दूसरा पार्ट में डिस्कस करने वाली थी ना, दैट वाज दी पीनल स्टैट्यूट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेते हैं. इसको यहीं तक रखते हैं बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सटेंडेड टू 15 minutes. So this was it everyone. Keep studying. Have a good day. Take care. Bye bye.